वेलकम टू कानूनी चर्चा। तो आज हम बात करेंगे जी मेडिको लीगल केसेस, और आज मेरे साथ हैं डॉक्टर प्रवीण जोगराज जी। तो ये एक्सपर्ट हैं, ये इनका जो डॉक्टर रहे हैं, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट रहे हैं हमारे यहाँ जम्मू में हॉस्पिटल है गांधीनगर में, और ये अदरवाइज मेडिकल प्रोफेशन के अलावा भी लीगल मैटर्स में, पॉलिटिकल मैटर्स में और सोशल मैटर में और काफ़ी इन एक्सपर्टनेस इनके पास है। और आज इनको मैंने कहा कि भाई ये मेडिकल लीगल केसेस हैं, लोगों को हम अवेयर करेंगे, हमारे जजेस हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, जे एडवोकेट्स हैं और जे जनरल पब्लिक भी है, ये केस क्या है मेडिकल लीगल केस। और जनरली लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है कि कौन कौन सा केस मेडिकल लीगल में आता है और कौन सा दूसरा केस है। और जब जो पेशेंट इंटरकेन किया जाता है किसी हॉस्पिटल में या किसी पुलिस स्टेशन में, तो यही झगड़ा रहता है और ये एक इशू रहता है, एक डिस्प्यूट रहता है कि ये मेडिकल लीगल केस है, जानना है। तो आज डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि कौन, क्योंकि डॉक्टर साहब ने काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो अभी ये रिटायर्ड हैं, तो इन्होंने काफ़ी, इनका भी हो और मैं भी काफ़ी इस किस्म के एज ए जज मैं देख चुका हूँ। तो डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा इसको पहले मेडिकल लीगल इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें और बताइए कौन कौन से केसेस। नमस्कार जज साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मेडिकल लीगल केसेस का नाम सुनते ही हमारे डॉक्टर घबरा जाते हैं। तो आपके माध्यम से मैं अपने डॉक्टर्स को भी अपील करूंगा, कृपया ये प्रोग्राम जरूर देखें और उनके मन में थोड़ा भी एंग्जाइटी रहती है मेडिकल लीगल केसेस के बारे में, वो दूर हो जाएगी। तो और एक और मैं बीच में इंटरव्यू, जो पुलिस वाले भी घबराते हैं, पुलिस वाले सर कई बार कानून का पता ही नहीं होता है मेडिकल लीगल केसेस का। और सबसे पहले आपका जो प्रश्न था कि मेडिकल लीगल केसेस क्या है। तो मेडिकल लीगल, मेडिकल एंड लीगल, सो एनी मेडिकल केस जिसकी लीगल इम्प्लीकेशंस होती हैं, और ये डिसाइड कौन करता है? ये एग्जामिनिंग डॉक्टर। जो एग्जामिनिंग डॉक्टर जब पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, उसकी हिस्ट्री लेता है, उसको एग्जामिन करता है, और एग्जामिनेशन के बाद उसको कुछ मन में शक पैदा होता है कहीं इस केस में फाउल प्ले तो नहीं है, तो वो, और इसमें जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं वो इसको इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है, तो वो जज है इसको मेडिकल लीगल केस बनाने का। और कुछ स्टैट्यूट्स भी हैं, गाइडलाइंस भी हैं कि इन केसेस को आपने मेडिकल लीगल केस बनाना ही है। डॉक्टर साहब अभी बीच बीच में रोकते हैं तो छोटा छोटा करते रहेंगे ताकि हमें भी याद रहे और बड़ा अच्छा रहेगा। जी जी, मैं ये कहता हूँ, आपने कहा ये तब है जब डायरेक्ट केस, कोई इंजरी केस है या कोई होमोसाइडल केस है, तो आपके पास सीधा डॉक्टर के पास आ जाता है, हॉस्पिटल में आ जाता है। कई बार क्या होती है, रिपोर्टिंग होती है, एफआई हो रही होती है, मजरूबी रिपोर्ट डाली जाती है, इंजरी रिपोर्ट डाली जाती है पुलिस के पास। अभी तो फिर मैं आपको थोड़ा सा कर रहा हूँ, दो किस्म के, एक रेफरल होता है ना, रेफरल में तो आपने कहा कि ठीक है डॉक्टर को भी असेस करना है कि ये किस किस को इंजरी है, क्या होमिसाइडल है, जहाँ जो आपके जो इंजरी है वॉलंटरली काज की गई है, तो वो जहाँ, तो डाउटफुल में भी आप इसको मेडिकल लीगल इंक्वेस्ट भी, प्रोसीडिंग्स भी होती है, सारा है। तो मैं जो एक रेफर होके आती है, तो ये हम कहेंगे कि जो पुलिस ऑफिसर है, ऑफिसर इंचार्ज पुलिस ऑफिसर है, जो जिसके पास इंजर पहले आया है, उसको भी थोड़ा सा दे असेस करना होगा कि भाई ये एमएलसी केस बनता है, जानना बनता है। तो मुझे लगता है, तो आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि उनकी भी कोई जिम्मेदारी है? मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें एज मेडिकल सुपरिटेंडेंट मुझे प्रॉब्लम रही है पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, पर्टिकुलर एसएचओ के साथ लेजर बनाना। तो ये बहुत उनके लिए भी बड़ा ज़रूरी है ये चीज़ करना, ये लॉ होना चाहिए मेडिकल लीगल केसेस का। आजकल तो मेडिकल कॉलेज में, हर हॉस्पिटल में पुलिस चौकी अंदर बनी है, अब थोड़ा आसानी हो गई है हमारे लिए। बहुत अच्छा। तो अब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा मेडिकल लीगल केसेस कौन कौन से हैं। सबसे बड़े जो केसेस है, नंबर 1, जो भी केस इंजरी लेके आता है, वेदर वो एक्सीडेंट इंजरी है, वेदर वो ब्लास्ट इंजरी है, चाहे वो किसी फैक्ट्री में इंजरी है, वो मेडिकल केस में। इसके अलावा बर्न इंजरीज घर में हुई है, फैक्ट्री में हुई है, कहीं और जगह हुई है, वो मेडिकल लीगल केस आता है। तीसरा, सेक्सुअल असॉल्ट केसेस सारे मेडिकल लीगल केसेस में आते हैं। इसके अलावा कई बार क्रिमिनल अबॉर्शन के केसेस जो हैं आउटसाइड किए जाते हैं, वो भी मेडिकल लीगल केस एग्जामिनेशन के लिए आते हैं।
इसके अलावा एज डिटर्मिनेशन के लिए हमारे पास अंडर पॉस्को एक्ट कोर्ट से आते हैं, पुलिस लेके आते हैं कि इसकी एज जजमेंट करो, तो हम एज देखते हैं क्या ये पॉस्को एक्ट के अंदर बच्चा आता है कि नहीं है, तो उसके लिए भी मेडिको लीगल उसमें आप कई बार बोर्ड भी बढ़ाते बोर्ड मेडिकल बोर्ड होता है, मेडिकल बोर्ड जो रेगुलर बोर्ड उसमें एक डेंटल होता है, फिजिशियन होता है, गायनेकोलॉजिस्ट होता है। और बताइए इसके अलावा पॉइजनिंग के केसेस, जो भी पॉइजनिंग केसेस आते हैं, कुछ खा लिया है, वो मेडिको लीगल केस ही होगा। इसके अलावा जो अनकॉन्शियस पेशेंट्स आते हैं, घर वालों को भी नहीं पता है, कहीं से उठा के लाया, वो मेडिको लीगल केस होता है, क्योंकि पता नहीं उसको किसी ने मारा है या किसी एक्सीडेंट हुआ है या कोई पॉइजनिंग हुई है, इसलिए ऑल अनकॉन्शियस पेशेंट को हम या कोई पॉइजनिंग ली है उसने या सुसाइडल अटेम्प्ट की है, तो वो अनकॉन्शियस पेशेंट को हम लोग चलिए डॉक्टर साहब ये हो गया। जो आप एक होता ब्रॉड डेड, इसके बारे में मैं बताऊंगा। जो पेशेंट ब्रॉड डेड घर से आता है वो ब्रॉड डेड है। कई बार डॉक्टर उस पर जब कॉज ऑफ डेथ लिखते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट, उसमें कुछ नहीं लिखना है, उसमें लिखना है कि नॉट नोन, तो घर में डेथ हो गई है, तो उसमें हम डॉक्टर फंस जाते हैं कई बार। अच्छा। ब्रॉड डेड पेशेंट्स आते हैं, उनको भी वो मेडिको लीगल केस होते हैं। जैसे ब्रॉड डेड है, हमने पुलिस को ये डॉक्टर साहब पहले इसी से शुरू करते, जो आपने बात की है बहुत अच्छी बात है तो फिर आप क्या सजेस्ट करते हो, जहां एक पेशेंट आया उसको आपने जो भी डॉक्टर उस वक्त दे रहा है उसको इंस्पेक्ट करा, उसकी बॉडी को, कोई फिजिकल असॉल्ट तो नहीं, जो इंटरनल और एक्सटर्नल इंजरी तो नहीं, तो ब्रॉड डेड आ गया, क्या मैं ये एक आप गाइडेंस के लिए जो हमारे समझो आपके पुलिस ऑफिसर्स हैं, जज जी हैं, अपने मेडिकल प्रोफेशन से हैं, क्या आप ये नहीं करते कि अगर आपको, तो मुझे लगता है कि मैं ये कहूँगा कि पोस्टमार्टम करवाना चाहिए उन केसेस में। क्यों लेकिन ये है, आपके पास आया, नेचुरल डेथ है, कोई बात नहीं, डॉक्टर डिटेक्ट करेगा, कोई प्रॉब्लम, जो जैसे भी जो भी हुआ है, जैसे आपने कहा कि उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो मैं देसी लफ्जों में कहूँगा, मैं जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किए हैं मेडिकल, तो रेस्पिरेटरी फेलियर जो है, जहाँ कोई किसी किस्म का भी नेचुरल डेथ है, तो उसमें मैं आपसे एग्री करता हूँ कि पोस्टमार्टम की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जिन्होंने घर वालों ने लाया है, उनसे थोड़ी सी सलाह मशवरा काउंसलिंग उनको करनी चाहिए। मैं डॉक्टर को जो और अगर ये पुलिस के थ्रू आया है तो फिर भी कंजेंट दूसरा है, और ये अगर आप सेफ प्ले कर रहे हो तो पोस्टमार्टम कर लेना, जहां कहीं भी आपको होमोसाइडल या सुसाइडल या किसी का अननेचुरल डेथ हो, मुझे लगता है करनी। इसके बारे में एक क्लैरिफिकेशन आपसे बताना चाहता हूँ कि ब्रॉड डेड इसलिए मैंने छेड़ा टॉपिक, जो पेशेंट जब लास्ट में आखिरी सांस ले रहा है, ठीक है, और आखिरी सांस लेके हॉस्पिटल के अंदर जिसकी डेथ हो गई है, ठीक है, उसकी जो डेथ रिपोर्ट है वो मेडिकल सर्टिफिकेट मतलब म्युनिसिपैलिटी से मिलती है। हाँ, और जो ब्रॉड डेड होता है, और कई लोग ऐसे भी लाते हैं ब्रॉड डेड करके, उनको हॉस्पिटल से लास्ट, उनको पता डेथ हो गई, हॉस्पिटल लाते हैं, उसका जो है डेथ सर्टिफिकेट मिलना बहुत आसान होता है। वो ठीक है, वो भी एक कारण है, तो वो भी कारण हो सकता है। मेरा देखिए, जनरली हर एक जो फैमिली मेंबर है, जो भी उसका है, वो सोचता है कि एक डॉक्टर की मोहर लग जाए। हमने कई बार देखा है कि भाई ये डेड है, सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है, क्योंकि जब डॉक्टर कह देगा कि डेड है, तो घर वाले जो उसके शुभचिंतक हैं वो भी मानेंगे कि डेड है, तो वो ठीक है, नेचुरल डेथ है। एक वो है जो आपने कहा, उसका जो डेथ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मैं उससे हट के बात कर रहा हूं कि जहां पे पुलिस के थ्रू आया, अदरवाइज आया, जैसे आपने काफी किस्से बता दिए, एक्सीडेंटल है, सुसाइडल है, होमिसाइडल है, जहां आपको बर्न इंजरी वाला केस है, तो मुझे नहीं लगता आज किसी पेशेंट को, जो इस किस्म के पेशेंट हो, जो जिसकी डेथ हो गई हो, कि आप उसको ऐसे ही वापस कर देंगे। उसका तो पोस्टमार्टम मेरे मुताबिक पुलिस भी इंसिस्ट करेगी पोस्टमार्टम की, और घर वालों को भी काउंसलिंग करनी, क्योंकि बहुत से डिस्प्यूट वो राइज होते हैं कि भाई आपने पोस्टमार्टम नहीं करवाया। आपको मैं इस प्रॉब्लम को फेस कर चुका हूँ, वही आपका एक्सपीरियंस। तो ये गाइडलाइंस हैं, जो भी पेशेंट हॉस्पिटल में ब्रॉड डेड है, आपको इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म करना है, इमीडिएटली पुलिस को इन्वॉल्व करना है उसमें, और उस पर पोस्टमार्टम करना है। क्योंकि कई बार हमें बाद में पता चलता है
कि इसमें कोई लीगल डिस्प्यूट था इस टेस्ट, बिल्कुल Property का इशू case तो था नहीं, ये। हाँ बस Property बिल्कुल case वही मैं कह तो इसलिए इसको अपनी, देखो डॉक्टर्स को अगर सेफ रखना है अपने आप को, तो अपनी डॉक्यूमेंटेशन 100% बिल्कुल बिल्कुल टाइम ऑफ अराइवल बिल्कुल। हॉस्पिटल, टाइम ऑफ डेथ, ब्रॉड रेड वर्ड लिखना सर बहुत डॉक्टर जरूरी है। साहब एक और मैं आ जाता हूँ, देखिए आप जो सेफ लैब की बात की वो भी मैं बात करूंगा, तो ये सेफर साइड नहीं हुआ कि जो घर वाले लेके आए उनको काउंसलिंग करेंगे, ये जरूरी है अपने सबर से। अगर वो कहें कि हमें पोस्टमार्टम नहीं करवाना, जनरली क्या करते हैं जो हमारे डेड बॉडी को सैक्रेड मानते हैं, बिल्कुल कि भाई ये भी इसको वो नहीं होना चाहिए, इसकी मतलब किसी किस्म का इसको वो कार्ड वर्ड नहीं होना चाहिए, तो कर जो तो वो फिर मुझे लगता है उनसे एक आपने लिखवाना है टू बी ऑन सेफर साइड कि आप कंसेंट जस्ट एक थोड़ा सा वो अपने पास, इसके बारे में कुछ लीगल इशू बता रहा हूँ सर, कई अदरवाइज लीगल इशू राइज होते हैं, और कई बार क्या होता है हम लोग तरस खा लेते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में मैं कह रहा हूँ तरस नहीं खाना। आपको एक डॉक्टर, अब जब इंटरेक्शन करेंगे पेशेंट के, आपको उनकी बातों से नजर आ जाएगा कि ये सच्चे हैं, कोई फाउल प्ले है, वो डॉक्टर का अपना इंटेलिजेंस काम करना चाहिए। बिल्कुल एब्सोल्युटली सर। देखिए सुसाइडल होता है, हमने देखा है जनरली उस वक्त क्या करते हैं, जल्दबाजी करते हैं। कौन? जो जो क्या ससुराल वाले, बिल्कुल, और मायके वालों को इन्फॉर्म भी नहीं करते, नहीं उनका वेट करते हैं, नहीं कुछ में, जो जहां पे डाउटफुल जो आपने कहा जो डेथ है, तो उस किस्म की डेथ तो डॉक्टर को और पुलिस को मुझे लगता है उनको काफी इन्वॉल्वमेंट है। आपने बहुत केस होंगे जिसमें बाद में चाहे वो 174 की प्रोसीडिंग हुई, 176 की जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर था उसकी प्रोसीडिंग हुई, इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग, और कई बार हमारे यहाँ पे जो दूसरी है जो अभी बीएनएसएस आगे है 2022 हुआ, उसमें भी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजन आपको मिल जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि क्यों, क्योंकि एक डॉक्टर को हॉस्पिटल का जो भी है, जो जहां पुलिस का है, उसको इम्पार्शियल होना है, ट्रांसपेरेंट होना है, और जो डॉक्यूमेंटेशन की बात की बहुत जरूरी है इस किस्म की। मुझे पता है सर, ये जो डॉक्यूमेंट जब कोर्ट में जाता है, डॉक्टर है टू कट अ सॉरी फिगर, कोई कुछ चीज प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट नहीं होती, कोर्ट में नहीं भी जाए, फॉर एग्जांपल कोई मिस्टीरियस कंडीशन में है, कोर्ट का तो एक इशू है, जरा फेस करने पड़ती है, बड़ा टीडियस मामला है, वकील डिफेंस काउंसिल, एक आपका समझो एक इंक्वायरी बैठ जाती है उस डॉक्टर के खिलाफ, कोई हालात बैठ जाते हैं, उसको बेचारे को डिपार्टमेंट इंक्वायरी भी फेस करनी पड़ती है, जो भी उस वक्त होगा कि भाई आपने इसको कैसे सुसाइडल कर दिया, क्यों ना इसका पोस्टमार्टम कराया। और मुझे नहीं लगता पोस्टमार्टम कोई भी, ये हम एडवाइस करेंगे पुलिस को भी और उसको कि आप जहां नेचुरल डेथ जहां पे आपको क्लियर कट है, और क्या करना चाहिए, एक और है सर, हम इनको सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई बोर्ड बैठा दो, बिल्कुल जो सुप्रिटेंडेंट होगा वहां का बोर्ड बिठवा दो, और अगर नेचुरल डेथ का किसी को देना कि नेचुरल डेथ, और इसका इसमें पोस्टमार्टम नहीं चाहिए, बिल्कुल वो जहां अगर इंसिस्ट करते हैं फैमिली मेंबर्स, बोर्ड इटसेल्फ इज अ डॉक्यूमेंटेशन, वही मैं कह रहा हूं कि ऐसे नहीं दे देना चाहिए, क्योंकि बहुत से लीगल इशू। चलो ये एक बात डॉक्टर साहब आ गए सर, एक बात रह गई मेरे में, प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और कई डॉक्टर्स को अभी तक नहीं पता है कि स्नेक बाइट भी आजकल एमएलसी केस, वो भी एक वो पिछले साल केरला में केस हुआ, बिल्कुल, एक आदमी ने अपनी बीवी को मारने के लिए कोबरा बाहर से बाजार से लिया, उसको बेड पर रखा और बाइट भी हुआ, औरत बच गई, लेकिन बाद में इस पे बड़ा सीरियस हुआ कि क्यों एमएलसी केस क्यों नहीं बना, और उसके बाद हम डॉक्टर्स हो गए हैं कि एमएलसी केस बनाना जरूरी है। दूसरा कुछ स्टेट्स में, जैसे उड़ीसा जैसे स्टेट्स में, अगर एमएलसी नहीं बनेगा 4 लाख रुपया कंपेंसेशन मिलती है, नेक्स्ट जो विक्टिम के अटेंडेंट को 4 लाख कंपेंसेशन अगर स्नेक बाइट से डेथ होती है। ये उड़ीसा गवर्नमेंट, कर्नाटक गवर्नमेंट में उसका प्रोसीजर क्या है कि पहले एमएलसी केस होना चाहिए, उसके बाद उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए, उसके बाद आपको नियरली रेवेन्यू ऑफिसर को इन्फॉर्म करना है, और ये जो 4 लाख कंपेंसेशन है ये अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट स्पेशल जो रिलीफ कमिश्नर होता है वो देता है। तो ये भी एक, तो ये डॉक्टर साहब ऐसे कर लो ना, मैं आपकी बात आपके समझ गया, मैं जो बात कर रहा कि एक कंपनसेशन गवर्नमेंट को होता है, आप कुछ भी कह सकते हो इसमें, तो वो लेने के लिए भी एमएलसी बनाना है। नहीं एमएलसी बनाना नहीं, एमएलसी पोस्टमार्टम। सर जो सुनिए ना, 4 लाख भी मिलेगा किसको, जो उसके डिपेंडेंस आगे रह गए हैं,
हो सकता है ये ब्लंटरली काजिंग ऑफ डेथ हो, नेक्स्ट की नहीं सुनिए सर, हो उसके जानबूझ के किया हो, होमिसाइडल मामला है। जो आपने कहा कि सांप का एमएलसी केस बनाओगे, एक तो आपको सर्टिफिकेट चाहिए है, जो आपका कोई प्रक्रिया है, कोई प्रोसीजर है जो कंपनसेशन लेंगे। लेकिन कई बार जैसे इंश्योरेंस करवाते हैं, जो इंश्योरेंस होती है वो बहुत सा अमाउंट होता है, तो कई बार होमिसाइडल होता है कि वो या सुसाइडल, जब कुछ बना के आप नेचुरल डेथ नहीं होती उसमें, जहाँ ये जो स्नेक बाइट वाली भी नेचुरली होगी, शाम को थोड़ा आपने सजा देनी है, तो उस केस में भी हाँ, अगर किसी ने कहा जो किया, और जो हमारा इंडियन पिनल कोड, जहाँ भारतीय नए संहिता में जो आपने कहा कि ये एक आप वेपन ऑफ डिफेंस, जैसे आपने क्या उसको गोली से नहीं मारा, स्टैब नहीं किया, उसको स्ट्रैंगुलेट नहीं किया, आपने सांप छोड़ दिया, आपका बिच्छू है, स्कॉर्पियन, नेचुरल डेथ लगे, नेचुरल डेथ। बस बस मैं उसी को क्लियर करने जा रहा था, क्लियर किया कि भाई जी इसमें इनमें जो आपने स्नेक बाइट का बहुत अच्छा ये उठाया, तो जी हमारे इसमें लिखा है कि ये भी एक वेपन ऑफ डिफेंस हो सकता है। कई बार आपको करते किसी पे डॉग छोड़ देते हो, ये भी जुर्म है, एनिमल लिवर्ड लिखा हुआ है, हाँ वो भी जुर्म है, वो भी पनिशेबल है, जो हमारा बीएनएसएस है यहाँ पीसी में। तो जो भी वॉलंटरली काजिंग हार्ड है या डेथ है, उनको ये एक एक्सरसाइज पुलिस को इनिशियल स्टेज पे करनी चाहिए, और उसके बाद जब मेडिकल बोर्ड के पास आता है, डॉक्टर के पास आता है, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हो जो वहाँ होता है, तो और एक रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर की बात हमारे जो प्रोसीजर में की गई है, जो हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, तो उसको भी। तो डॉक्टर साहब अभी ये एक मामले आ गए, अभी आप देखिए जो हमारे रेप विक्टिम है, तो उसमें थोड़ा सा बताइए कि रेप विक्टिम जहाँ जो असाल्ट होते हैं, सेक्सुअल असाल्ट होते हैं, आप पॉक्सो भी बीच में डाल लो, बच्चों का भी डाल लो, तो उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप क्या अपने पुलिस वालों को और जो हमारे डॉक्टर हैं इनको क्या गाइडलाइन देते हो, या आप क्या इनको गाइड करते हो, सलाह देते हो? जो रेप विक्टिम एडवाइजरी क्या देते जो रेप विक्टिम होता है, मोस्टली हमारे पास वुमेन पुलिस ऑफिसर उसको लेके आती है विक्टिम को, और इमीडिएटली हम लोगों ने उसका एग्जामिनेशन पार्ट जो है प्रेफरेबली फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट के साथ, अगर नहीं है देन मेल, फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट को, उसको पूरा सेट प्रोसीजर है, उसमें आपको बड़ी चीजें एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रखना है, जैसे हेयर्स एयर हैं, उसके सेमिनल स्टेन्स हैं, वो आपको सील्ड बॉटल में जीएमसी में उसकी टेस्टिंग होती है, वो उसको भेजना होता है, और इट शुड बी वेरी कॉन्फिडेंशियल इन द प्रेजेंस ऑफ ए फीमेल सम अटेंडेंट। तो ये इमीडिएट इसमें एक्शन होता है, इसमें हम बाकी काम छोड़ के पहले इसको देते हैं, और सबसे पहले हम एज डिटरमिन करते हैं, और उसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या ये पॉस्को एक्ट के अंदर आता है या नहीं आता है, वो तो अलग मसला है कि आपको कैसे उठाने हैं, कैसे उठाया गया इस मतलब जो भी है सिमन। और आज जो अमेंडमेंट हो चुकी है बीएनएस, मैं लीगल बात करूंगा, उसमें आ गया कि वीडियोग्राफी ऑडियोग्राफी प्रॉपर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को करनी है। एक और डॉक्टर साहब अभी पहले भी मैंने आपसे डिस्कस किया था, वो अच्छा हो गया, उसमें ये जो 2 फिंगर टेस्ट वाला था प्रोसीजर, क्या पहले भी आपसे बात हुई है कि तो एक बार हम दोबारा रिवाइज करते हैं इसको, क्या ये विक्टिम जो सेक्सुअल रेप के जहाँ कुछ पॉक्सो में तो मुझे नहीं लगता है ये कभी ये प्रक्रिया करती है, जब दूसरे में भी अभी ये समझो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट्स भी हैं, और हमारे जहाँ पे जो हमारा एक हिमाचल का केस था, और पिछले दिनों एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी केस आया, आपसे मुझे लगता है हमने डिस्कस भी किया था उसमें, तो और कईयों ने ये गाइडलाइन भी नहीं बनाई थी स्टेट ने, यूनियन टेरिटरी ने, कि भाई इसको जो 2 फिंगर टेस्ट को बैन है, किसी को नहीं करना चाहिए, तो वो एक प्रक्रिया 2 फिंगर इंसर्ट किए जाते हैं, वो उन्होंने कहा कि ये इंटेग्रिटी डिग्निटी विमेन के लिए, जो विमेन है विक्टिम है एक तरफ से, और फिर आप और इसका जो साइंटिफिक कोई रेलेवेंस नहीं है, क्या डॉक्टर साहब इसके बारे में बता, मैं जो कह रहा हूँ जो मैंने कहा क्या एक्सपीरियंस है, क्या आप इत्तेफाक करते हैं? सर, क्या आज से 40-50 साल पहले जब मेडिकल साइंस इतनी फोरेंसिक साइंस पर्टिकुलरली एडवांस नहीं थी, तो ये टेस्ट किए जाते थे, लेकिन पिछले कई सालों से ये बैन हो चुका है। उसका रीजन ये है कि 2 फिंगर जो वजाइनल टेस्ट है, दैट इज नॉट कंफर्मेटरी ऑफ एनी सेक्सुअल असॉल्ट,
बिकॉज आजकल की जनरेशन है, हॉर्स राइडिंग करती हैं बच्चियां, सो अगेन सो मेनी फैक्टर्स जो हाइमन रप्चर की बात कर रहे होती है, या फिर जो स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं, या हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा होती है, बड़े फैक्टर्स होते हैं। डॉक्टर साहब एक सवाल पूछूंगा आपको, क्या जो इसमें है एक रेप में, चाहे रेप वो पॉक्सो में है या दूसरा है, या आजकल तो रेप को और डेफिनेशन को एक्सपेंड किया है, क्या जो हाइमन है इसको विदाउट रप्चरिंग, जो पेनिट्रेशन का रेफरेंस है जो डेफिनेशन में है, क्या हो सकता है ये बताइए तब, क्योंकि ये बहुत बड़ा। हाँ हो सकता है, पॉसिबल है, पॉसिबल हाइमन विदाउट रप्चरिंग बिल्कुल पेनिट्रेशन हो सकती है, बिकॉज ये बड़े पुराने कानून बने हैं, आज से 50 साल 100 साल पहले की बात है, जब तो अब तो इसका तो आउट कोई जिक्र ही नहीं करता है। मैं कह रहा हूँ कि जहाँ हाइमन मतलब इंटैक्ट भी है तब भी पेनिट्रेशन हो सकती है, तब भी इंटरकोर्स हो सकता है सेक्सुअल, तो फिर मुझे नहीं लगता ये 2 फिंगर जहाँ हाइमन भाई इसकी, और जो डॉक्टर हमें याद है जब हम प्रैक्टिस में थे एज एडवोकेट, हमने क्या ये लिखा कि हाइमन रप्चर है, 2 फिंगर इजीली है, हैबिचुअल ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स है, ये एक डिग्निटी आर्टिकल 21 है, एक डिग्निफाइड है। और हमारा समाज ये जो पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, ये इस किस्म की ये मतलब ट्रेडिशनल ये कोड लॉ कोर्ट्स में भी और लीगल उसमें भी। तो थोड़ा सा मैं दूसरी तरफ चलता हूँ प्लीज। देखिए, वी डॉक्टर्स आर ड्यूटी बाउंड टू एग्जामिन ऑल केसेस। ये मैं आपको एग्जांपल दूंगा, क्या हुआ परमानंदा कटारिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, ये 1989 का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट अपेक्स कोर्ट की रूलिंग है, ऑल डॉक्टर्स हैव टू एग्जामिन ऑल केसेस ऑफ इंजरी, दे कैन नॉट गिव एक्सक्यूज ऑफ लॉ टू टेक इट्स ओन कोर्स, so we are legally bound on the basis of contract to attend all cases of injuries। अब ये कहना चाहते हैं कि आप ये नहीं कहेंगे पेशेंट को कि पहले आप रिपोर्ट करो पुलिस को, हाँ, उसके बाद हम करेंगे, हाँ, इसको एग्जामिन करेंगे, इसके मैं कुछ इसको मेडिकल फर्स्ट एड देंगे, जहाँ उसको आगे जो सर्जिकल इंटरवेंशन है वो करेंगे। इसी की स्टेप में मैंने कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल आप लिटिगेशन में फंसे हुए हैं। वो कैसे फंसे हुए हैं? केस आया इमरजेंसी का, मेडिको लीगल केस था, उन्होंने कहा भी मेडिको लीगल केस के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओ, रास्ते में पेशेंट की डेथ हो जाती है, अब वो स्यू हुआ हॉस्पिटल। अब ये डायरेक्शंस हैं, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, आपको पेशेंट को अटेंड करना है और टेलीफोनिकली आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करना है और उनको बोलना है आपके आज की रिपोर्ट में दर्ज करो और अपने पास टाइम नोट कर लो और पुलिस ऑफिसर का नाम नोट कर लो कि आपको किसको इन्फॉर्म किया, उसके बाद उसकी फर्स्ट एड दो, उसको ट्रीट करो, उस एमएलसी नंबर बनाओ और साइमल्टेनियसली यू कांट वेट, भाई आपकी रिपोर्टिंग होगी उसके बाद हम वो पुलिस वाले आएंगे, उसके बाद उसका करेंगे मेडिकल इंटरवेंशन में फर्स्ट एड देंगे। दूसरा ये था कि जैसे हमारे पास पेशेंट आता है, हम एक एमएलसी रजिस्टर मेंटेन करते हैं और जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंट को हमने ठीक किया, उसके बाद हमें रेफर करना पड़ा और नए इंस्टीट्यूशन में आपको अपनी रेफरल स्लिप पे एमएलसी नंबर लिखना होगा। नया एमएलसी नंबर दूसरे हॉस्पिटल में नहीं बनेगा अनटिल अनलेस पुलिस कहती है रिटर्न में कि आप दूसरा एमएलसी बनाओ। अदरवाइज मेरे पास कई केसेस आते थे, मैं मेडिकल कॉलेज हम लोग रेफर, मुझे कई बार जीएमसी का फोन आता था कि पेशेंट यहाँ से रेफर हुआ है, एमएलसी नंबर नहीं लिखा, फिर आप वही नंबर बताओ, हम बताते थे उनको नंबर, तो एमएलसी नंबर वही रहता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, जो डॉक्टर इमरजेंसी बैठा है, एमएलसी केस रजिस्टर करना एक बहुत बड़ा आर्ट है, कला है। अगर जिसने एमएलसी केस हैंडल कर लिया और डॉक्यूमेंटेशन इफेक्टिव कर ली, वो कभी भी उसको कोर्ट में कोई सामना नहीं करना पड़ा मुश्किलात का। स्टार्ट आपने किया था कि डॉक्टर डरते हैं। सबसे पहले जैसे एमएलसी केस आए, पेशेंट का नाम, पेरेंट एज, जो भी कहाँ का रहने वाला, ब्रॉट बाय हुम, वो भी लिखना है। अच्छा डॉक्टर साहब एक और आया, ये भी एक जो आपने पंडित जो जजमेंट बताई है ना, परमानंद कटारिया वाली, इसमें एक और बात है जहाँ इसके साथ ही और भी आपको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मिल जाएंगी, जिसमें क्या किया है, जो एक तो आपने कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले कहेंगे हम नहीं इलाज करना क्योंकि एमएलसी केस हैं। मैंने और आगे जाता हूं, उन्होंने कहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले डिनाई नहीं कर सकते कि पहले पैसा जमा करो, फीस जमा करवाओ, उसके बाद हम इसका इलाज करेंगे पेशेंट को। वो दे आर सपोज टू प्रोवाइड फर्स्ट एड इन सर्जिकल इंटरवेंशन व्हाटसोएवर, जो भी they are equally situated in providing of this treatment as government hospital। ये एक दर्शक को लिए इंफॉर्मेशन है। दरअसल एक और थोड़ी सी ऐड कर देते हैं और इसको लंबा हो जाएगा, इसको कंक्लूड करेंगे। एक गुड स्मार्ट टेली, उसके बारे में थोड़ा बताइए।
स्मार्टियन जो मैं क्या है एज ए गुड स्मार्टियन मैं बताऊं, मैं गांधीनगर हॉस्पिटल मेडिकल स्टूडेंट था। ठीक। एक पेशेंट ब्रॉट डेड आया, ठीक। रोड साइड इंजरी थी। हाँ, उसको एक एक सिख जवान यंग लड़के ने उठा के लाया था। वो कहीं अपनी ड्यूटी पे जा रहा था, बिल्कुल उसने अपनी गाड़ी में बिठा के लाया एज ए गुड स्मार्टियन। स्मार्ट, उसको हम गुड स्मार्टियन कहते हैं। दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। बिल्कुल। और कई अभी आप डाटा देखेंगे डॉक्टर साहब, कई लोग सड़कों पे जो गुड स्मार्टियन का जब कंसेप्ट नहीं था, कई रोड साइड पड़े हो, अभी भी पड़े रहते हैं, अभी पड़े रहते हैं, दर्द से दूसरा है और वहीं पे मर जाए। जैसे ब्रॉड डेड आपने कहा, अगर 6 लड़के ने उठाया, नौजवान ने उठाया, उसके पहले हो सकता है हजारों गाड़ियां निकली हों, कई लोग निकले हों जिन्होंने तभी ब्रॉड डेड, अदरवाइज टाइम पे पहुंचा दिया जाता। सर मुझे प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि आधे घंटे के बाद गाड़ियां चलती रही। वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर था, बाद उनके कमिश्नर सेक्रेटरी खुद आए थे। एक एसओ था, एक सीनियर डिपार्टमेंट में, कमिश्नर सेक्रेटरी शाम को आए। तो यहाँ क्या करते हैं, 100 नंबर को डायल करो देश में। एक मिनट डॉक्टर साहब, उसको अभी जो लॉ बदला है गुड स्मार्टियन का, उन्होंने कहा कि अगर अनस्किल्ड स्किल्ड है, अगर कोई डॉक्टर है रोड साइड भी करता है तो उससे नेग्लिजेंस भी हो सकती है, तो उस पर वो कोई नेग्लिजेंस का मसला नहीं बनेगा और आगे और आम आ जाते हैं। इनको अवार्ड भी दिया जाता है, बिल्कुल इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है ना, इंसेंटिवाइज किया जाता है, अवार्ड किया जाता है। और इन पे कोई पूछता नहीं। पहले क्या आता था, जो उठा के लाता था डॉक्टर, पुलिस वाले उससे इंक्वायरी करते रहते थे, तो उसको अटेंड करो, जे करो, तो उसमें भी काफी गाइडलाइन। सर आपने बताया कि लॉ बदला है, जो मेरे जो डॉक्टर्स श्रोता सुन रहे हैं उनके लिए एक बड़ी अच्छी खबर है कि लॉ डॉक्टर्स के फेवर में काफी बदला है, पहले नहीं था। सबसे बड़ी बात है, जैसे कभी आपको कोई लीगल नोटिस आता है कहीं, फॉर एग्जांपल इनकॉम्पिटेंस का या पुलिस स्टेशन से आता है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। अब जो लॉ कहता है आपके ऊपर नेग्लिजेंस का केस कोई नहीं लगा सकता जब तक एक मेडिकल बोर्ड डिसाइड ना करे। तो आपको डरने की जरूरत नहीं तो है। एक डॉक्टर साहब लंबा हो जाएगा, एक आपको दोबारा मैं इन्वॉल्व करूंगा मेडिकल नेग्लिजेंस। मैंने एक किया है, मैंने एम्स में जो विजयपुर में है मेडिकल नेग्लिजेंस पे, उन्होंने मुझे बुलाया था, बात की, तो मैं डॉक्टर साहब एक दोबारा आपके साथ एक मैं वो एपिसोड रिकॉर्ड करूंगा। नेक्स्ट हम मेडिकल नेग्लिजेंस पे बात करेंगे, जो क्योंकि आज लंबा हो जाएगा। तो आज हमने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया एमएल्स केसेस का क्या है, और डॉक्टर साहब ने इस पर काफ़ी बात की, और ये बड़े एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर हैं। और ये सिर्फ मेडिकल से नहीं, मैंने जैसे पहले कहा, ये थोड़ा थोड़ा लॉ की भी बात करते हैं। और मुझे लगता है ये आज के लिए डॉक्टर साहब काफ़ी है, दोबारा जुड़ेंगे। तो तब तक से लीजिए अपने दर्शकों से इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।